नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। मित्रों, आज की क्लास में हम महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और उसमें अगर बात की जाए तो हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के नाम से भी जाना जाता है और जिसे प्रमुख रूप से अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में दिया। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में दिया। पुनः ग्रिफिथ टेलर महोदय ने 1910 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सर्वप्रथम वैगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह को एक सिद्धांत के रूप में रखा। इसलिए यह श्रेय वैगनर महोदय को ही जाता है। वैगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में हुए जलवायु परिवर्तन को महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैगनर कौन थे और कहाँ से थे। तो मित्रों, अल्फ्रेड वैगनर महोदय जर्मन वनस्पति शास्त्री, जलवायु विज्ञानी तथा भूगर्भ शास्त्री अर्थात बॉटनिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, और जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में दिया, जिसे उन्होंने 1915 में लिखा। और साथियों, वैगनर महोदय महाद्वीपों एवं महासागरों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के निक्षेप पाए जा रहे हैं और उन्होंने यह देखा कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी व पश्चिमी भाग पर हिमानियों द्वारा लाए गए अवसाद अर्थात हिमोड़ भारी मात्रा में पाए जा रहे थे, जिसे एवेपोराइट्स एवं मोरेन्स कहा जाता है। और साथियों, बात यह है कि जर्मनी वर्तमान में शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी व पश्चिमी छोर जो है वह उष्ण कटिबंध अर्थात भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो वैगनर महोदय ने देखा कि शीतोष्ण कटिबंध में कोयले के निक्षेप पाए जा रहे हैं, जो कि कोयले का निर्माण एक हार्डवुड अर्थात कठोर तने वाले वृक्ष से ही हो सकता है और कठोर तने वाले वृक्ष भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ही पाए जा सकते हैं, जहाँ पर भारी वर्षा निरंतर होती है, वहाँ पर ही यह पाए जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये देखा कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी व पश्चिमी भाग में हिमोड़ के निक्षेप पाए जा रहे हैं और जो निक्षेप ध्रुवीय प्रदेशों में ही पाए जा सकते हैं। तो वैगनर महोदय के मन में दो सवाल उत्पन्न होते हैं और उनके मन में दो विचार आते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह दो विचार कौन कौन से थे। तो साथियों, वैगनर महोदय के मन में पहला जो विचार आता है वह यह है कि जलवायु कटिबंध में परिवर्तन, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के निक्षेप व दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी व पश्चिमी भाग पर भारी मात्रा में हिमोड़ के निक्षेप जब इन्होंने देखा तो इनके मन में पहला सवाल यह उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि भूतकाल में जलवायु कटिबंध में परिवर्तन हुआ हो। लेकिन इनके मन में एक बात और आती है कि ऐसा हो पाना नामुमकिन है। तो वैगनर महोदय अपने इस विचार से पीछे हटते हैं
और उनके मन में दूसरा जो विचार आता है वह यह है कि हो सकता है कि भविष्य में, भूतकाल में महाद्वीपों का ही विस्थापन हो गया हो। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि वैगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किस तरीके से बताया और किस तरीके से प्रमाणित किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने अपना योगदान जलवायु विज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान में भी दिया। वैगनर ने अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जो इनकी पुस्तक 1915 में प्रकाशित होती है, और इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि महाद्वीप कार्बोनिफेरस का कालखंड तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाद में विस्थापित होकर वर्तमान स्थिति में पहुँचे हैं। साथियों, वैगनर महोदय का जो मानना है कि आज से 225 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप एवं समस्त महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो महाद्वीप आज 7 भागों में और 5 भागों में महासागर विभाजित हो चुके हैं, आज से 225 मिलियन वर्ष पूर्व वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो साथियों, जो महाद्वीपीय भाग था और जो महासागरीय भाग था, समस्त महाद्वीपीय भाग को वैगनर महोदय ने पैंजिया नाम दिया और समस्त महासागरीय भाग को वैगनर महोदय ने पैंथालासा नाम दिया। और इसी क्रम में वैगनर का जो मानना है कि आज से लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे जुरैसिक और क्रिटेशियस कालखंड कहा जाता है, पैंजिया के 2 टुकड़े हुए, अर्थात पैंजिया आपस में विभाजित हो गया। और जब पैंजिया का विभाजन होता है तो पैंजिया का जो उत्तरी छोर था उसे अंगारा लैंड नाम दिया गया और जो दक्षिणी छोर था उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से विभाजित होते हैं तो बीच में जो छिछला सागर आता है उसे वैगनर महोदय ने टेथिस सागर नाम दिया। और इसी क्रम में पैंजिया के टुकड़े होते रहे समय के साथ, और लगभग आज से 100 मिलियन वर्ष पहले की बात अगर की जाए तो पैंजिया लगभग इस तरीके से दिखता है। और ये जो साथियों दिख रहा है त्रिकोण टाइप का, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। यह गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद उत्तर व पूर्वी दिशा में विस्थापित होता है और आके अंगारा भूमि से जुड़ जाता है, अर्थात सट जाता है। और वर्तमान में जो महाद्वीप एवं महासागरों का ढांचा है वह लगभग इस तरीके से दिखता है। और साथियों, इस पूरे प्रक्रम में वैगनर महोदय ने यह बताया कि जब समस्त महाद्वीप एवं समस्त महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात प्रारंभ में जो पैंजिया था वह विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित था। और वैगनर महोदय ने यह भी बताया कि जो पैंजिया का केंद्र था, पैंजिया का केंद्र आज का जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में जो है वहाँ पर था। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि कौन सी भूमि अंगारा लैंड की है और कौन सी भूमि गोंडवाना लैंड की है। बाय ग्राफ हम देखते हैं।
ये रहा पंजिया। पंजिया विभाजित होकर के दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, लारेशिया या अंगारा भूमि और दूसरा गोंडवाना भूमि। और क्रमिक रूप से अंगारा भूमि भी कई टुकड़ों में विभाजित होता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग को हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। और साथियों, गोंडवाना भूमि के अंतर्गत जो भूमियाँ आती हैं, जो महाद्वीप आते हैं, उनके नाम हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत। तो साथियों, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, अर्थात जो त्रिकोणीय आकृति जिसकी है, इसीलिए उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत की भूमियों में विभिन्नता पाई जाती है, वहाँ की मृदाओं में विभिन्नता पाई जाती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो भूमि है वह गोंडवाना भूमि है और जो उत्तरी भारत है वह अंगारा भूमि का भाग है, इसलिए दोनों में असमानता है। तो साथियों, ये रहा वैगनर महोदय के अनुसार जो पंजिया का विभाजन हुआ, इतने टुकड़ों में बटा। आगे इसी क्रम में साथियों वैगनर महोदय का जो मानना है कि कार्बोनिफेरस युग में पंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ एवं महाद्वीपों का वर्तमान रूप पंजिया के विखंडन एवं इन विखंडित स्थलखंडों के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने के फलस्वरूप हुआ है। वैगनर के अनुसार सीमा के ऊपर तैरते हुए पंजिया का विखंडन एवं प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता का परिणाम था। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ। पहला, भूमध्य रेखा की ओर, जो उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वतों के क्षेत्र से होकर गुजरती थी, एवं दूसरा पश्चिम की ओर। विषुवत रेखा की ओर प्रवाह का कारण विषुवत रेखीय भाग में उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल माना गया। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना गया। यूरेशिया, अफ्रीका एवं प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने एवं एक दूसरे के समीप आने से अल्पाइन एवं हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार एंडीज एवं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारों के समुद्र तल की चट्टानों की रुकावट के कारण मुड़ जाने से हुआ। तो साथियों, ये रीजन बताते हैं वैगनर महोदय कि पंजिया का विभाजन क्यों होता है और उसका विस्थापन किन किन दिशाओं में होता है। तो ये रही बात पंजिया का विभाजन और विस्थापन। और दूसरी बात जो मुख्य है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में वैगनर महोदय द्वारा क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या प्रमाण दिए गए, तो हम उसे भी क्रम से देख लेते हैं। तो साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में वैगनर महोदय द्वारा दिए गए प्रमाण। जो पहला प्रमाण है, महाद्वीपों का सानिध्य अर्थात जस्टाफिक्स थियरी। वैगनर के अनुसार दो महाद्वीपों के आमने सामने पड़ने वाली तट रेखाओं में काफ़ी समरूपता पाई जाती है। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर के विपरीत तट रेखाओं अर्थात दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखाओं में
काफ़ी समरूपता है और इन्हें एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। और साथियों, दूसरा जो इन्होंने प्रमाण दिया, संरचनात्मक एवं शैल स्तरीय प्रमाण या शैल विन्यासी प्रमाण, इसके पक्ष में इन्होंने क्या कहा? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी ब्राज़ील के लगभग 550 मिलियन वर्ष पूर्व की शैलों का मिलान करने पर पाया गया कि इन शैलों का विन्यास एक समान है और उनको पृथक करने वाली रेखा निरंतर बनी हुई है। तो साथियों, ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और ये ब्राज़ील का तट, यहाँ की जो शैलें हैं दोनों किनारों पर, यह दोनों शैलें 550 मिलियन वर्ष पूर्व की शैलें हैं और इन दोनों शैलों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन दोनों शैलों में काफ़ी समरूपता है। तो इसलिए भी वैगनर महोदय ने अपने प्रमाण में यह तर्क दिया। और तीसरा जो प्रमाण है वह है जीवाश्म संरचना प्रमाण। एक विशाल महासागर द्वारा पृथक दो भिन्न स्थलखंडों में समान जीवों की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं जो उन स्थलखंडों के कभी निकट या संबद्ध होने को प्रमाणित करते हैं। उदाहरण के लिए जलीय सरीसृप जिसे मेसोसोरस के जीवाश्म पूर्वी दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। यदि यह सरीसृप इतने विशाल समुद्र को पार करने में सक्षम होता तो यह व्यापक रूप से पाया जाता, परंतु ऐसा नहीं था। साथियों, इनके तर्क को कुछ विद्वान आलोचना भी करते हैं। उनका मानना था कि जलीय सरीसृप मेसोसोरस जो जीव था, समुद्री जीव था, हो सकता हो कि यह दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के इस पार से तैरकर वहाँ पर चला गया हो और वर्तमान में उसके जीवाश्म दोनों किनारों पर पाया जा रहा है। तो वैगनर महोदय ने ये बात बताई कि यदि ये सरीसृप इतने विशाल समुद्र को पार करने में सक्षम होता तो यह व्यापक रूप से पाया जाता। कोई ज़रूरी नहीं था कि यह दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटों पर पाया जाता। यदि इतना विशाल तैराक होता तो समस्त महाद्वीपों पर यह समान रूप से पाया जाता। तो इस प्रमाण से भी वैगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बल मिलता है। तो आइए साथियों देखते हैं कि अगला प्रमाण कौन सा है। अतः यह निष्कर्ष निकाला कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से भविष्य में भूतकाल में जुड़े हुए थे। संबद्ध जलीय सरीसृप जिसे मेसोसोरस, ग्लासोसोरस जीवाश्म फर्न कहा जाता है। अगला प्रमाण, कोयला निक्षेपों की भूमध्य रेखीय अवस्थिति। तो साथियों, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है जहाँ पर उष्ण कटिबंध में जो आता है, जहाँ पर ताप व आर्द्रता उच्च होती है। और हम जानते हैं कि जो कोयले का जो निर्माण होता है वह मजबूत तने वाली लकड़ी जिसे हार्डवुड कहा जाता है और जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही विकसित हो सकती है।
कोयला निक्षेपों की वर्तमान में अवस्थित शीतोष्ण कटिबंधीय जैसे क्षेत्रों जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश, ब्रिटेन, कनाडा में पाए जाने से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बल मिलता है, क्योंकि कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस कालखंड में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही हुआ है, अर्थात महाद्वीप विस्थापित हुए होंगे। अगला प्रमाण पुरा जलवायुविक प्रमाण। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के उड़ीसा में भी अगर बात की जाए तो तलचर, उड़ीसा के तलचर के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में हिमानी निक्षेपों अर्थात टिलाइट्स के प्रमाण मिलते हैं, जो कि वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, वैगनर महोदय ने अपने प्रमाण में इस चीज़ को बताया कि जिस प्रकार एक वस्तु के दो टुकड़े करके उन्हें पुनः मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों को जिगसा फिट कहा जा सकता है, अर्थात अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों अर्थात दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दोनों तटों को फिर से मिलाया जाए तो आपस में वो काफ़ी साम्यता रखते हैं। अगर हम आलोचना की बात करें तो वैगनर द्वारा महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिस बल की कल्पना की गई है वह वास्तविकता से परे है। और दूसरी आलोचना में एक तरफ वैगनर का मानना है कि सियाल सीमा पर तैर रहा था, दूसरी तरफ वे यह मानते हैं कि सीमा से सियाल के प्रवाह पर रुकावट आई। लेकिन साथियों, इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत के द्वारा अनेक भौगोलिक एवं भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली है। प्लेट टेक्टोनिक एवं पुराचुंबकत्व सिद्धांत के अध्ययन से इस सिद्धांत के समर्थन में नए प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो वैगनर महोदय का सिद्धांत है, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है, तो वह आज भी प्रमाणिक है। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियो को पाने के लिए लाइक व कमेंट करना न भूलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।